हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 20 अप्रैल और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 20 अप्रैल 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर अगर नए आए हो तो डेली करंट अफेयर का बेहतरीन क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करेंगे वही पुराने सेक्शन कल के रिविजन से। 1 मिनट में क्विकली रिविजन करना है, उसके बाद आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ना है। थोड़ा सा वार्म अप हो जाए आपका। तो विश्व विरासत दिवस का हम लोगों ने पढ़ा था 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसके अलावा आईआईटी मद्रास जो है ये भारत की पहली मोबाइल मेडिकल डिवाइस कैलिब्रेशन सुविधा शुरू की है। कल इसको मैंने बेहतरीन तरीके से समझाया था, आप जाकर के देखना जरूर अगर ना समझ में आए तो। टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की। इसमें साक्षी मलिक, आलिया भट्ट जैसे लोग शामिल थे भारत से भी। इसके अलावा अभी हाल ही में भारत की पहली हाइब्रिड पिच की स्थापना करने की घोषणा की गई है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम में। और जस्ट ए मर्सनरी नाम की एक पुस्तक लॉन्च हुई है। ये दुद्दुवरी सुब्बाराव जी के द्वारा लॉन्च की गई, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। हरित ऋण कार्यक्रम यानी कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के कार्यान्वयन में टॉप पर राज्य रहा मध्य प्रदेश। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव नियुक्त किए गए हैं सौरभ गर्ग। और यूएनएफपीए रिपोर्ट के अनुसार अगले 77 वर्षों में भारत की पॉपुलेशन जस्ट डबल हो जाएगी। विश्व का पहला मेनिनजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया है नाइजीरिया ने। और अभी भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के द्वारा एक अद्भुत कारनामा पेश किया गया, साइंस दिखाया गया भगवान राम लला की रामनवमी के दिन सूर्य तिलक करके। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है रिवीजन। अब हम लोग बढ़ेंगे आज की करंट अफेयर की तरफ, लेकिन उससे पहले बता दें आपको इसकी क्विज और पीडीएफ एमजेटी ऐप पर मिलेगी। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, वहां से जाइए। बहुत सी खूबसूरत सा ऐप है, बहुत सारे स्टडी मटेरियल, बहुत सारे कंटेंट आपको फ्री में भी मिलेंगे। अगर आप हमारे प्रीमियम कंटेंट लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लीवर डे ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को। तो कल था भैया वर्ल्ड लीवर डे, यानी कि विश्व यकृत दिवस। यकृत हमारा जो है ना, ये मस्तिष्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, अंग होता है। दिमाग के बाद दूसरा पेट, ठीक है ना। तो यकृत जो है बेसिकली ये बहुत ही जटिल अंग होता है और पाचन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। यकृत की बीमारियां भारत में अगर देखा जाए, यकृत या कहें कि लीवर लीवर की बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं। इधर उधर की सब चाट पकौड़े मोमोज खाते हो तो लीवर खराब करते हो। लीवर खराब होने से भारत में, डब्ल्यूएचओ का कहना है, मेरा कहना नहीं, डब्ल्यूएचओ ने कहा है भारत में 10वां सबसे बड़ा कारण है मौत का लीवर। लीवर खराब होने से 10वां सबसे बड़ा रीजन है जिस वजह से मौतें हो रही है भारत में। तो लीवर को स्वस्थ रखने के लिए, इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 19 अप्रैल को। इस बार की थीम है कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिसीज फ्री। अपने लीवर को हेल्दी रखो, स्वस्थ रखो और बीमारियों से मुक्त रखो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अप्रैल महीने में अभी तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस आए हुए हैं। तो यहां पर देखिए अभी तक जो भी महत्वपूर्ण दिवस आए हैं उनको हम लोग रिवाइज करेंगे। 1 अप्रैल को 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया, आरबीआई का स्थापना दिवस और ओडिशा राज्य का स्थापना दिवस, या जिसे हम लोग उत्कल दिवस के नाम से जानते हैं। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म अवेयरनेस डे। 1 से 7 अप्रैल अंधता निवारण सप्ताह। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, इंपॉर्टेंट है याद रखना। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस और 14 अप्रैल को ही विश्व क्वांटम रोग दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को ही अंबेडकर जयंती भी मनाई गई। 16 अप्रैल को भारतीय रेलवे विश्व दिवस मनाया गया, विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। ये 17 अप्रैल को, ठीक है ना, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया और 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस। क्लियर है ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थीम वगैरह साइड में है, आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश की सेना प्रमुखों ने अभी हाईटेक आईटी लैब का उद्घाटन किया? तो भारत और उज्बेकिस्तान के जो थल सेना प्रमुख हैं, इन दोनों ने अभी हाईटेक आईटी लैब का उद्घाटन किया है। कहां पर? उज्बेकिस्तान में। एक्चुअली में भारत के जो थल सेना के प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे जी, ये गए हुए हैं उज्बेकिस्तान के दौरे पर। अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि उज्बेकिस्तान में 15 अप्रैल से शुरू हुआ था 10 तरीक अभ्यास। तो उसी 10 तरीक अभ्यास के दौरान ये भी गए थे। तो इनकी
भारत के सेना प्रमुख और उज्बेकिस्तान के सेना प्रमुखों की बैठक भी हुई थी इसी दौरान। इस बैठक के दौरान यहाँ पर भारत के द्वारा उज्बेकिस्तान में एक हाईटेक आईटी लैब की भी स्थापना की गई। एक्चुअली में भारत चाह रहा है ना उज्बेकिस्तान से अपने रिलेशन काफी मजबूत हों, अच्छे हों, तो इस दौरान ये सब चीजें की जा रही है। 10 तली का अभ्यास अपना होता ही इन दोनों के बीच, उसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। तो उज्बेक सशस्त्र बल अकादमी में ये उद्घाटन किया गया है। अच्छा, उज्बेकिस्तान कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान अगर आप मैप में देखोगे तो एशिया के मैप में आपको यहाँ पर दिखेगा ये अपना प्यारा भारत, यहाँ से आप ऊपर आओगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये दिखा आपको उज्बेकिस्तान, ठीक है ना। ये इसकी बॉर्डर लाइन है उज्बेकिस्तान की। राजधानी इसकी ताशकंद होती है। यहीं पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ था, ताशकंद में ही गए थे समझौते में। तो ताशकंद इसकी राजधानी है उज्बेकिस्तान की, बात ध्यान रखना। यहाँ की जो करेंसी होती है वो होती है उज्बेकिस्तानी सुम, और यहाँ के एक प्रेसिडेंट हैं शौकत मिर्जियायेव। कौन है? शौकत मिर्जियायेव, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। करेंसी उज्बेक सोम होती है, याद रखना। चलिए, जो भी देश आया करे चर्चे में ना, उनकी करेंसी और प्रेसिडेंट का नाम आप लोग नोट डाउन करते चलो, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत के नए नौसेना अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के नए नौसेना अध्यक्ष बनने जा रहे हैं वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। अभी वाइस एडमिरल हैं, आगे चल करके एडमिरल बन जाएंगे। दिनेश कुमार त्रिपाठी जी अभी उप प्रमुख हैं नौसेना के। 30 अप्रैल को जो इनसे पहले हैं एडमिरल आर हरि कुमार, वो रिटायर हो रहे हैं। तो 30 अप्रैल को रिटायर होने के बाद आधी दोपहर से इनको कमान संभालने के लिए दे दिया जाएगा, तो बन जाएंगे दिनेश कुमार त्रिपाठी भारत के नए नौसेना के अध्यक्ष, ठीक है ना। चलिए, तो याद रखना ये चीजें। अच्छा, ये अति विशिष्ट सेवा मेडल यानी एवीएसएम और नौसेना मेडल यानी कि एनएम, इससे सम्मानित भी किए जा चुके हैं। काफी अच्छा इनका अनुभव रहा है, 30 वर्षों से ज्यादा का इनके पास एक्सपीरियंस है इंडियन नेवी में काम करने का। भारतीय नौसेना दिवस के बारे में बात करें तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में डीआरडीओ ने कहां पर आईसीटीएम क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो दोस्तों डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अभी आईसीटीएम क्रूज मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया हुआ है। ये बहुत ही घातक है आईसीटीएम क्रूज मिसाइल, इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा। ये परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा में किया गया है। चांदीपुर में मैं आपको कई बार बता चुका हूं, यहाँ पर है आईटीआर, आईटीआर यानी कि इंटीग्रेटेड टेस्ट फायर रेंज है यहाँ पर। तो यहीं पर परीक्षण किया जाता है अगर क्रूज मिसाइलों का परीक्षण करना होता है। देखो, क्रूज मिसाइलों का अगर परीक्षण करना है तो फिर आईटीआर चांदीपुर से किया जाएगा, लेह लद्दाख में किया जा सकता है, पोखरण राजस्थान में किया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एरिया है काफी अच्छी खासी और वीरान जगह है, मतलब वहां पब्लिक उतना रहती नहीं है, तो वहां पर परीक्षण करते हैं, ठीक है। पोखरण आपको पता होगा, लगातार मिसाइल तो परीक्षण करता ही रहता है डीआरडीओ, साथ ही साथ यहीं पर अपने लोगों ने परमाणु परीक्षण भी किया था, ठीक है जी। अगर बड़ी मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल मतलब कि वो एटमॉस्फेयर को पार करके जाती है फिर आके गिरती है, तो वो सब मिसाइल है जो इंटर कॉन्टिनेंटल टाइप की होती है, उसका जगह अगर हम लोग परीक्षण करते हैं तब हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से करते हैं, जो कि पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। ये उड़ीसा में स्थित, उड़ीसा के बाहर मतलब बंगाल की खाड़ी में स्थित एक द्वीप है, ठीक है। तो अगर बैलिस्टिक मिसाइल करना होगा तो आप याद रखना एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से, जैसे अग्नि 5, अग्नि 4, अग्नि 6 आप वगैरह सुनते हो, ये सब टाइप की। और अगर क्रूज मिसाइल के नाम आ जाए तो तुरंत आप इनमें से लगाना, मोस्टली आप चांदीपुर उड़ीसा या पोखरण में आप जाना, ठीक है ना। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो पढ़ के मान लो नहीं गए हैं, लेकिन मतलब पूछ लिया क्वेश्चन और समझ में नहीं आ रहा, उनको याद नहीं है एग्जैक्टली, तब थोड़ा सा आप ऐसा दिमाग लगा सकते हो और आंसर अपना सही कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग इंडिजीनियस टीसीएम मिसाइल की। इंडिजीनियस मतलब आप जानते हो स्वदेशी, टीसीएम मतलब होता है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल। तो ये स्वदेशी टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल है, काफी घातक मानी जाती है और इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में आईटीआर में इसका अभी सफल परीक्षण किया गया 18 अप्रैल को। ये लंबी दूरी की सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। सब सोनिक क्या होता है? देखो, सोनिक भी आपको बताया गया है, ये जो स्पीड होती है ना, स्पीड, इसको ध्वनि की स्पीड से तुलना करके मिसाइलों की स्पीड माना जाता है या काउंट किया जाता है, जिसे हम लोग आम भाषा में मैक कहते हैं। मैक, मैक मतलब ये हुआ कि कितने स्पीड की हुई। जैसे मान लो ध्वनि की स्पीड 332 मीटर पर सेकंड होती है वायु में, तो
अगर ध्वनि की स्पीड से कोई मिसाइल या कोई विमान या कोई जहाज, कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जा रहा है ध्वनि की स्पीड में, तब वो कहेंगे 1 मैक। अगर ध्वनि की स्पीड के बराबर है तो वो हुआ 1 मैक। तो यानी कि और साथ ही साथ उसे कहेंगे सोनिक स्पीड है, या मोनोसोनिक कह सकते हो 1 मैक का। लेकिन अगर मान लो ध्वनि की स्पीड का 2 गुना है उसकी स्पीड, तब हम लोग कहेंगे 2 मैक है स्पीड। और अगर मान लो ध्वनि की स्पीड का 3 गुना है तब हम कहेंगे 3 मैक है स्पीड। अगर मान लो 1 मैक से 5 मैक तक की स्पीड है, तब तो इसे कहेंगे सुपरसोनिक। क्या कहेंगे? सुपरसोनिक स्पीड। और अगर मान लो 5 मैक से भी ऊपर चली जा रही है स्पीड, 6 मैक, 7 मैक, 8 मैक हो जा रही है, तो यानी ध्वनि की चाल का 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना हो जा रहा है, तब उसे कहेंगे हाइपरसोनिक। क्या कहेंगे? हाइपरसोनिक। आप सुनते होगे ना, सुपरसोनिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। अब इसी में अगर और पीछे की तरफ चलो, अगर 1 मैक से कम यानी ध्वनि की स्पीड से कम की स्पीड है उसकी, तब उसे सबसोनिक कहेंगे। मतलब कि उसकी 1 मैक से कम स्पीड है, तब वो सबसोनिक कहलाएगी। अब सबसोनिक मिसाइलों में, मिसाइल हो या फिर बहुत सारे इक्विपमेंट सबसोनिक में चलते हैं। जैसे आप फाइटर प्लेन ले लो, जैसे आप हवाई जहाज ले लो, ये सब सबसोनिक में है, यानी ध्वनि की स्पीड से नीचे ही रहते हैं ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसोनिक क्रूज मिसाइल है ये। और अपना जो सबसे तेज मिसाइल है वो है ब्रह्मोस मिसाइल, वो सुपरसोनिक स्पीड है। ध्यान रहे, अभी हाइपरसोनिक इंडिया ने नहीं बनाया है। हाँ, बना रहे हैं हम लोग ब्रह्मोस 2, हो सकता है वो बन जाए, तो वो हाइपरसोनिक होकर ब्रह्मोस 2। लेकिन ब्रह्मोस जो अभी है, जो अभी पाकिस्तान पर गलती से छोड़ा गया था, तो वो सुपरसोनिक है, ठीक है ना। चलिए, ये सब बातें रही। फिलहाल डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत। बच्चों वाला क्वेश्चन की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और समीर वी कामत इसके अध्यक्ष हैं। अगला, वित्तीय वर्ष 2024 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात बढ़कर के कितना हो गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात जो है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का एक्सपोर्टेशन भारत जो है, ये बढ़ करके हो गया है $29.12 बिलियन। बहुत बड़ा मात्रा है ये। भारत आज के टाइम पर देखो, इलेक्ट्रॉनिक हब के मामले में अमेरिका, चाइना, ये सब देश ज्यादा जाने जाते हैं। लेकिन आज के टाइम पर इंडिया जो है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों का निर्यात कर रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपने यहाँ उतना सेमीकंडक्टर का, मतलब सेमीकंडक्टर के उत्पादन में हम लोग बहुत पीछे हैं अभी, चाइना वगैरह से कंपेयर करने के मामले में, ताइवान वगैरह, जापान वगैरह से। लेकिन फिर भी हम लोग अब एक्सपोर्टेशन लगातार हम लोग का बढ़ता जा रहा है। ये रिपोर्ट सामने आई है, यहाँ पर देखो मंथ वाइज दिया गया है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर करके टोटल $29.12 बिलियन का यहाँ पर वैल्यू का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है इलेक्ट्रॉनिक का केवल। और वृद्धि अगर पिछले साल की अपेक्षा देखी जाए तो 23.64% की ग्रोथ देखने को मिली है। यानी पिछली बार की अपेक्षा हम लोग 23% ग्रोथ किए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो भारत का इलेक्ट्रॉनिक उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा, ये तो इलेक्ट्रॉनिक का निर्यात की बात हुई। अगर भारत का टोटल एक्सपोर्टेशन देखा जाए वो कितना हुआ, तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में वैश्विक स्तर पर बहुत सारी चुनौतियां रही, बहुत सारे वार चले, युद्ध चले, ठीक है ना, बहुत सारी वार रुकवाई गई पापा। इसके अलावा देश का कुल निर्यात यहाँ पर उसके बावजूद क्या हुआ, $776.68 भी रहा। तो ये देश का कुल निर्यात रहा, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, इस दौरान भारत ने कुछ नए देशों को भी कनेक्ट किया, उनको भी अपने मतलब कस्टमर बनाए। जैसे उसमें नए नए देश जैसे मोंटेनेग्रो, कैमन आइसलैंड, इसके अलावा अल सल्वाडोर, तुर्कमेनिस्तान, मंगोलिया, होंडुरास, मतलब हम लोग अपनी मार्केट को एक्सपेंड कर रहे हैं अब, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा, बहुत ही गुड जो है ये रिजल्ट है भारत के एक्सपोर्टेशन को लेकर के। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप भी अपना स्कोर अच्छा कर सकते हो ये बुक ऑर्डर करके। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर आप ऑर्डर कर सकते हो अमेजन पर जा करके, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये ऑफलाइन बुक है। ऑनलाइन अगर आप लेना चाहते हो जनवरी से लेकर के मार्च तक की, तो वो ऑनलाइन ई बुक भी अवेलेबल है। इसको आप व्हाट्सएप के थ्रू प्राप्त कर सकते हो। ये पीडीएफ फॉर्मेट में है और ये आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी, ठीक है ना। जनवरी से हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, तो आप हिंदी और इंग्लिश जो भी आपको सुटेबल पर उसमें ले सकते हो। चैप्टर वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन होते हैं इसमें। 1050+ क्वेश्चन इसमें है और 5000+ क्वेश्चन जो है ये इसमें है। चैप्टर वाइज बोले तो जैसे कि राष्ट्रीय घटनाएं, अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, खेल खिलाड़ी, पुरस्कार सम्मान, बैंकिंग, अर्थव्यवस्था, साइंस, टेक, दिवस, थीम, ये सब अलग अलग चैप्टर रहेगा। सबके अलग अलग क्वेश्चंस रहेंगे, उनके एक्सप्लेनेशन रहेंगे। इस प्रकार से हमारी बुक होती है और सबसे बेस्ट बुक है। आप जाकर रेटिंग वगैरह देखोगे ना,
तो टॉप क्लास की रेटिंग, इससे बढ़िया रेटिंग किसी भी अमेजन पर अवेलेबल किसी भी किताब पर नहीं है करंट अफेयर की, आप जाकर के चेक कर सकते हो, ये दावा है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ की तिरंगा बर्फी और धलवा मूर्ति धातु कास्टिंग शिल्प को जीआई टैग दिया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के बनारस के तिरंगा बर्फी को और धलवा मूर्ति धातु कास्टिंग शिल्प को जीआई टैग दिया गया है। आप में से कितने लोग हैं जो तिरंगा बर्फी खाए हुए हैं? कभी न कभी आपने जरूर खाया हुआ होगा, अगर आप इस आसपास के क्षेत्र के हैं तो। तिरंगा बर्फी कुछ इस प्रकार से होती है, मतलब यहाँ पर तिरंगा कलर बना होता है, मैं भी खाया हुआ हूँ। तो ये, और इसका जो धातु कास्टिंग शिल्प है, मतलब आप देखोगे ना बनारस में जाकर के आप घंटी खरीदोगे, मूर्ति खरीदोगे या कोई ऐसा चीज खरीदोगे, तो उसमें भगवान की मूर्तियां बहुत बढ़िया से कढ़ाई करके बनाई रहती हैं। तो देखो अगर कोई मूर्ति है, मिट्टी का बर्तन है, उसमें अगर वो बना दो तब तो चलता है, लेकिन धातुओं में इतना बढ़िया उसमें डिजाइन किया गया रहता है, ये एक यूनिकनेस है इसकी, इसी वजह से इसको दिया गया जीआई टैग। देख रहे हो यहाँ पर सरस्वती माता बनी हुई है घंटी में, है ना? तो इस प्रकार से तो इसको पहचानते हुए जीआई टैग इनको दिया गया है, दो प्रोडक्ट को बनारस के। अच्छा जी, किसके द्वारा दिया जाता है? तो कई बार मैंने आपको बताया है और पूछा भी जाएगा, भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री कार्यालय चेन्नई के द्वारा दिया जाता है, चेन्नई में स्थित है। आपसे ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि जीआई टैग, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे जीआई टैग दिए गए हैं, तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि बताओ जीआई टैग जो दिए जाते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री का? तो आपको ऑप्शन में दिल्ली सबसे ऊपर वाले में दिखेगा, उसके बाद फिर दिख जाएगा इधर उधर का मुंबई या कुछ और हैदराबाद वगैरह दिख जाएगा, सबसे लास्ट वाले में चेन्नई लिखे रहेंगे, और वही वाला आपका सही होना होगा। बहुत सारे महानुभाव दिल्ली लगाकर चले आ जाएंगे, लेकिन आपको चेन्नई लगाना है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा जी, अगर हम लोग जीआई टैग की बात करें, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग की, तो इन दोनों को मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में टोटल जीआई टैग की संख्या हो गई है 75। 75 जिले हैं भैया, 75 जीआई टैग भी हो गए। हालांकि इन सब में सबसे ज्यादा जीआई टैग बनारस शहर से मिला है। इसमें 17 कृषि और खाद्य उत्पाद हैं और 58 इसमें हस्तशिल्प हैं। जो टोटल 75 मिले हैं उत्तर प्रदेश के, उसमें उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जीआई टैग वाला राज्य है भारत में। जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इसको देने के लिए 1999 में एक बिल लाया गया था, और ये बिल जो है एक्ट जाकर के बना 2003 में। ये एक्ट बनने के बाद से 10 साल की वैलिडिटी के लिए जीआई टैग दिया जाना शुरू हुआ, और पहला जीआई टैग 2004 में मिलता है दार्जिलिंग की चाय को। किसे? दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग मिलता है 2004 में, ये बात ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान कितना बताया? अनुमान ये लोग बताते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके द्वारा 2024-25 में जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ा करके कर दिया गया है 6.8%। जीडीपी ग्रोथ रेट ये अनुमान ये लोग बढ़ाते रहते हैं। ये वाला 2024-25 वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल 2024 से जो अभी शुरू हुआ है, और चलेगा ये 31 मार्च 2025 तक, ठीक है ना? तो उस वाले के लिए भारत की कितनी जीडीपी ग्रोथ रेट होगी ये इन्होंने प्रिडिक्ट किया हुआ है। जीडीपी, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, इसको थोड़ा सा एक लाइन में जान लो दोस्तों। देश भर के सीमा के अंतर्गत, बॉर्डर्स के अंतर्गत जितने भी सेवाओं का और जितने भी उत्पादों का, या कहें जितने भी सर्विसेज का और जितने भी प्रोडक्ट का उत्पादन होता है, उन सब का सकल योग जो है ये सकल घरेलू उत्पाद होता है, कि कितना पूरा पूरा घरेलू उत्पादन हम लोगों ने किया। अब वो उत्पादन किस दर से बढ़ रहा है प्रतिवर्ष, यही को दर्शाता है जीडीपी ग्रोथ रेट। तो यही जीडीपी ग्रोथ रेट का लोग अनुमान लगाते हैं कि किस दर से इस बार बढ़ेगा, ठीक है ना? तो ये अनुमान इन्होंने बताया हुआ है अभी 6.8% होगा। इसके पीछे तर्क इन्होंने क्या दिया? इसके पीछे तर्क इन्होंने ये दिया ना कि जो पिछली साल का जो 3 क्वार्टर था ना, अप्रैल से दिसंबर 2023 का 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर में होता है पूरा बोतल फुल, ठीक है ना? तो ये 3 क्वार्टर में, ये 3 तिमाही में ग्रोथ रेट इंडिया की 8.2% वृद्धि रही। तो इसमें 8.2% वृद्धि रही, इसीलिए इसने ओवरऑल का जो इनका प्रिडिक्शन था वो बढ़ा दिया है। अच्छा, वहीं एक संस्था और है यूनेक्टेड। यूनेक्टेड जो है यानी कि व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन, इसने घटाया हुआ है। इसने बताया है कि 2024 में वित्तीय वृद्धि दर जो होगी वो 6.5% होगी। अब आप कहोगे दोनों मतभेद क्यों है? देखो, मतभेद वैसे सभी में रहता ही है, लेकिन इन्होंने कुछ दूसरा बताया है। इन्होंने कैलेंडर ईयर के लिए बताया। देखो, इन्होंने बताया कि 2024 में,
अब यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर की, तब तो वो शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से और चलेगा 31 मार्च तक। और अगर हम बात कर रहे हैं कैलेंडर ईयर की, तो आपके रूम में जो कैलेंडर टंगा होता है जिसमें 1 जनवरी से साल शुरू होता है और 31 दिसंबर तक चलता है, वो वाले साल की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये पूरा पूरा 2024 की बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। बाकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में आप जानते हो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा भी दोबारा से ये नियुक्त की गई हैं अध्यक्ष के रूप में। 1945 में स्थापना हुई थी, वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। गीता गोपीनाथ इसकी डिप्टी चेयरपर्सन है कह सकते हैं, और पियरे ओलिवर गॉरिंचस जो हैं ये मुख्य इसके अर्थशास्त्री हैं, यानी चीफ इकोनॉमिस्ट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा संचालक को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ के लिए स्काई ट्रैक्स अवार्ड मिला है? तो दोस्तों अभी हाल ही में जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड को, जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को स्काई ट्रैक्स का अवार्ड मिला है सबसे बढ़िया हवाई अड्डा स्टाफ मैनेजमेंट के लिए, स्टाफ बिहेवियर के लिए। अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा संचालक को, ठीक है ना, अब ये बात ध्यान रखने वाली बात है, ये संचालक को दिया गया है जो ऑपरेट करता है। जैसे अडानी ग्रुप है, तो अडानी ग्रुप के द्वारा बहुत सारे एयरपोर्ट ऑपरेट किए जाते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। इसके अलावा जीएमआर एयरपोर्ट इसके द्वारा मैनेज किए जाते हैं बहुत सारे एयरपोर्ट। तो इसी में जो जीएमआर एयरपोर्ट लिमिटेड है, जो उसका जो हैदराबाद वाला एयरपोर्ट है, मतलब जीएमआर के तहत जीएमआर को अवार्ड मिला है। किसके लिए मिला है? तो इसके हैदराबाद वाले एयरपोर्ट के लिए मिला है। जीएमआर जो है ये 3 एयरपोर्ट को मैनेज करता है, एक इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली वाला, और एक राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा वाला, सॉरी हैदराबाद वाला, और एक मनोहर लाल पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा वाला। तो ये 3 जो है, यानी कि दिल्ली, हैदराबाद और गोवा, इन 3 का एयरपोर्ट का मैनेजमेंट जीएमआर ग्रुप के द्वारा होता है। तो जीएमआर ग्रुप के द्वारा जो हैदराबाद का एयरपोर्ट मैनेज किया जा रहा है, उस हैदराबाद एयरपोर्ट पे बढ़िया स्टाफ के मैनेजमेंट के लिए, उनके बिहेवियर के लिए ये स्काई ट्रैक्स का अवार्ड दिया गया है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, ये है ना। तो स्काई ट्रैक्स जो है ये एक संस्था है, ये रेटिंग वगैरह करती है एयरपोर्ट्स की, तो यहाँ पर इसको दिया गया है। ठीक है, बाकी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। तो ये कौन सा अवार्ड है? भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ अवार्ड। ठीक है, इंडिया और साउथ एशिया में। आगे 13वां यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिक्स ओलंपियाड 2024 ये कहां आयोजित हुआ? तो 13वां अभी यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिक्स ओलंपियाड जो है ये आयोजित हुआ जॉर्जिया में। जॉर्जिया में आयोजित किया गया। भारत को 4 मेडल मिले, भारत की तरफ से ये 4 रिप्रेजेंटेटर गई थी। इसमें सिल्वर मेडल 2 आए हुए हैं, 2 ब्रॉन्ज मेडल आए हुए हैं, जिनमें गुंजन अग्रवाल जो सिल्वर जीती हुई हैं, इसके अलावा संजना फिलोचेको ये सिल्वर जीती हुई हैं, लरीसा ने जीता हुआ है ब्रॉन्ज मेडल, और ये साई विठल पाटिल जो है ये भी ब्रॉन्ज जीती हुई हैं। सारी डिटेल यहाँ भी है। जॉर्जिया के तस्ताकातुल्बो में ये आयोजित किया गया 11 से 17 अप्रैल, 13वां इसका संस्करण था। ठीक है जी, चलिए, तो कुल 4 मेडल मिले हैं इंडिया में, 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज। अगला लास्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को वेल्स यूनिवर्सिटी में साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों रामचरण को, अभिनेता रामचरण, जो आप आरआरआर मूवी देखे थे ना, जो जूनियर एनटीआर थे उनके जो साथी थे रामचरण, ठीक है, याद आ गया होगा, तो उनको साहित्य में यानी कि लिटरेचर में अभी मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है वेल्स यूनिवर्सिटी के द्वारा। वेल्स यूनिवर्सिटी नाम सुनकर के आपको लग रहा होगा वो इंग्लैंड वाला वेल्स, नहीं, ये वेल्स यूनिवर्सिटी जो है ये चेन्नई में स्थित है। इसके द्वारा अभी इसका 14वां इसका एनुअल अभी कन्वेंशन या कहें दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया था, तो उसी में इनको सम्मानित किया गया है। ये है रामचरण, ठीक है ना। तो साहित्य में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इनकी पहली फिल्म थी चिरुथा, और बहुत सारी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं। तो फिलहाल ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जैसे ऐसी ही वीडियो आपको रोजाना मिलती रहे। और याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, तो आप डेली का डेली बनाकर रखो। आयुर्वेदिक दवा है, आपको अंदर से मजबूत करेगा ये, ठीक है ना। डेली करंट अफेयर, तो डेली करंट अफेयर की देखने की हैबिट जरूर डालो। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था प्रसिद्ध लता मंगेशकर पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन है, तो इसके पहले प्राप्तकर्ता जो है पीएम मोदी जी हैं, दूसरे प्राप्तकर्ता आशा भोसले जी थी, और तीसरे प्राप्तकर्ता अभी अमिताभ बच्चन बनने जा रहे हैं। इस एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितना स्वर्ण जीता है, तो मैंने आपको बताया था कि गोल्ड कोई भी नहीं आया था, 4 सिल्वर आया था, 5 ब्रॉन्ज आया था, टोटल 9 मेडल थे, लेकिन 0 सिल्वर मेडल थे, 0 सिल्वर मेडल थे, 0 गोल्ड मेडल थे, सॉरी,
0 गोल्ड मेडल थे। ठीक है ना, यहाँ गोल्ड ही पूछा गया है। आज आपको आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है वर्तमान समय में भारत में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा कितने वर्ष है। कल मैंने रिपोर्ट बताई थी ना पॉपुलेशन वाली, उसी में ये क्वेश्चन बताया था। कमेंट करके जरूर बताना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के किस शहर में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, ये भी बता दीजिए। भारत में आप जानते हो 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, उन 4 में से एक मध्य प्रदेश का भी है। कमेंट करके आपको बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ई बुक लेना है एमजेटी ऐप पर आइए। अगर आपको ये लोको पायलट का प्रैक्टिस सेट लेना है तो अभी आप अमेजन पे जाकर के ले सकते हो, ऐप पे भी ले सकते हो। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।